नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आरएसी से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। इसमें थ्योरी और एमसीक्यू बोथ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हीट पंप, सीओपी, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफ्रिजरेशन सिस्टम शीतलन प्रणाली क्या रहता है? शीतलन प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पदार्थ से ऊष्मा को नियंत्रित स्थितियों में हटाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी पदार्थ का तापमान उसके परिवेश के तापमान से कम रखना और उसे नियंत्रित रखना है। शीतलन प्रणाली का उपयोग कई तरह से किया जाता है, जैसे कि घरेलू रेफ्रिजरेटर, एसी, औद्योगिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम आदि। तो घरों में देखते हैं एसी जिसमें लगा है तो उसका टेम्परेचर एज कंपेयर टू अदर रूम्स का कम रहता है। ठीक है। कंट्रोल वे में उसको मेंटेन रखा जाता है। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस देखिए, इसमें क्या रहता है? इसका उद्देश्य एक ठंडी वस्तु से ऊष्मा को निकालना और उसे गर्म वस्तु में या गर्म एटमॉस्फेयर में स्थानांतरित करना होता है। शीतलन प्रक्रिया में तापमान को कम करने और उसे नियंत्रित रखने की प्रक्रिया शामिल होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें लिखी गई है आपका बैकग्राउंड बनाने के लिए, जो टॉपिक दिए गए हैं उससे पहले। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो ये रेफ्रिजरेशन की यूनिट हो गई। ठीक है। तो क्या रहता है? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन उस ऊर्जा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है जो 1 टन बर्फ को 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाने के लिए चाहिए। 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू होता है 335 किलो जूल पर मिनट। यूनिट विशेष ध्यान रखना है आपको। लेटेंट हीट क्या होता है? आइस का, बर्फ का लेटेंट हीट रहती है आपकी 335 किलो जूल पर केजी। ये कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है, इसलिए आपको बेसिक में यूनिट बता दी गई है। किलो जूल पर मिनट है ये, 335 किलो जूल पर मिनट। एयर रेफ्रिजरेशन देखिए, एयर रेफ्रिजरेशन अगर आइडियली हम रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। फ्लूइड के रूप में आपका इसका एयर यूज होगा, हवा का यूज होगा। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम करता है। इसमें उच्च संभव कार्य क्षमता होती है, लेकिन एक्चुअल वास्तव में लागू करना संभव नहीं है। ठीक है। मतलब 100% इफिशियंसी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हानि होती है। ठीक है। तो इसी का मॉडिफाइड वर्जन है आपका रिवर्स जूल साइकिल, बेल कोलेमन साइकिल, या इसी को रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहा जाता है। तो किस साइकिल पे ये वर्क करता है, ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहता है। और प्रोसेस क्या क्या रहता है ये देखेंगे अभी साइकिल में। तो इस प्रकार का थर्मोडायनेमिक चक्र है जिसका उपयोग हीट पंप, एयर कंडीशनर जैसी प्रणालियों में शीतलन के लिए किया जाता है। बेल कोलेमन साइकिल का यूज़ आपका हीट पंप, एसी, इसमें शीतलन जो प्रणालियां हैं, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यह वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के समान है, लेकिन इसका उद्देश्य ताप ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित ट्रांसफर करना होता है, जैसे कि गर्मी को एक ठंडी जगह से गर्म स्थान पर ट्रांसफर करना। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में देखिए, सीओपी दिया गया है रेफ्रिजरेटर का Q2/W, जहाँ पे Q2 आपका हीट है, ठंडे जो ठंडा शरीर है, ठंडी बॉडी, कोल्ड बॉडी से निकाली गई ऊष्मा, और W किया गया वर्क। जबकि यही हीट पंप के केस में देखेंगे तो जो ऊष्मा होगी इसमें गर्म हॉट बॉडी को दी गई ऊष्मा और किया गया वर्क हो जाएगा डिवाइड बाय। ठीक है। वर्क और ऊष्मा का स्थानांतरण W आपका P/V हो गया, और Q ऊष्मा इक्वल टू M, और एंथैल्पी का डिफरेंस हो गया M × H2 - H1। M आपका द्रव्यमान प्रवाह दर, H1 और H2 आपकी एंथैल्पी का मान हो गया। ब्रेटन साइकिल, ये कंफ्यूजन ना हो उसके लिए लिख दिया गया है, इसका यूज इसमें नहीं होता है। इसमें 2 कांस्टेंट प्रेशर और 2 एडियाबेटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं, और यह वायु टर्बाइन इंजनों में आमतौर पर उपयोग की जाती है। तो जो हमारे टॉपिक है उससे रिलेटेड ये नहीं है, बट आपको कन्फ्यूजन न हो बेल कोलेमन और ब्रेटन में, उसके लिए लिखा गया है। सीओपी, एक्चुअल सीओपी
वास्तविक सीओपी प्रिंसिपल सीओपी से हमेशा कम होती है, क्योंकि वास्तविक प्रणाली में हमेशा कुछ हद तक हानि होती है और अपर्याप्त दक्षता दिखती है। मीन्स 100% इफिशियंसी नहीं होगी, कुछ ना कुछ हानि होगी उसमें। थ्योरेटिकल सीओपी देखिए, प्रिंसिपल सीओपी एक आदर्श स्थिति को दर्शाता है। यहाँ कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है और सिस्टम पूरी दक्षता पे काम करता है एक्चुअल में, प्रिंसिपल में। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वास्तविक सीओपी हमेशा प्रिंसिपल सीओपी से कम होती है। एक टन शक्ति को, एक टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 इंटू 335 किलो जूल पर आवर इन 24 आवर्स। 24 घंटे में ये हो गया, तो 335, 3,35,000 डिवाइड बाई 24 × 60, ये आपका किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका 1 टन रेफ्रिजरेशन पावर इक्वल टू हो जाएगा 232.6 पर मिनट में हो जाएगा। एक्चुअल प्रैक्टिस में 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट और 3.5 किलोवाट और किलो जूल पर सेकंड। सीओपी देखिए, यदि शीतलन में ये एग्जांपल दिया गया है आपको, 1000 किलो जूल ऊष्मा निकलती है, क्यू आपको मिल गया। इसके साथ वर्क दिया गया आपको 250 किलो जूल का, तो सीओपी निकालना है। तो क्यू बाई डब्ल्यू हो जाएगा 1000 किलो जूल डिवाइड बाई 250 किलो जूल, तो 4 हो जाएगा सीओपी। एग्जाम्पल, ये थर्मोडाइनमिक प्रोसेस को ब्रीफ में लिखा गया है एडियाबैटिक में। इसमें कोई ऊर्जा का विनिमय नहीं होता, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, अर्थात इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट प्रेशर में नाम से क्लियर है आपका, प्रेशर लगातार बना रहता है, तापमान और आयतन बदलते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हॉट बॉडी हीट पंप काम करता है, तो यह ऊष्मा को ठंडी जगह से गर्म स्थान पर स्थानांतरित करता है, जिससे ऊष्मा गर्म शरीर को दी जाती है। कूलिंग, यह प्रक्रिया रेफ्रिजरेटर में होती है, जहां ऊष्मा ठंडे शरीर से अवशोषित की जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देखिए आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कई बार पूछा गया है, तो टेम्परेचर आपका होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और प्रेशर होता है 760 mmHg। और एचटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड 288 केल्विन, और प्रेशर आपका हो गया 760 mmHg। एनटीपी ज़्यादातर पूछा जाता है। तो अब आपको देखिए, जो टॉपिक आपको दिए गए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। तो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया गया है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में वायु को रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है, और जो शीतलन और हीटिंग के लिए काम करता है। और यह प्रणाली विशेष रूप से एयरक्राफ्ट और उच्च ऊंचाई वाले स्थानों में उपयोग होती है, ठीक है। इसमें वायुमंडलीय हवा को ठंडा या गर्म किया जाता है। इसमें प्रमुख घटक देखिए क्या क्या होता है। कंप्रेसर होता है, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपरेटर। तो कंप्रेसर में क्या होता है कि इसको कंप्रेस किया जाता है हवा को, जिससे उसका तापमान और प्रेशर बढ़ जाता है। एयर कंडीशनिंग और शीतलन प्रणाली में इसका कार्य सिमिलर होता है। कंडेंसर में क्या होता है, संपीड़ित हवा को ठंडा किया जाता है, हवा में जो हीट होगी वो बाहर निकलती है, टेम्परेचर कम होता है, हीट रिमूवल होती है इसमें। एक्सपेंशन वाल्व, संपीड़ित हवा को कम दबाव में परिवर्तित किया जाता है, जिससे इसका तापमान कम हो जाता है। और इवेपोरेटर, यहाँ हवा वाष्पीकृत होती है, जिससे शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। ये इसके मेन कंपोनेंट हो गए एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के। तो ये चारों का नाम देके, इसमें जो मीडियम होता है उसका फॉर्म चेंजेस होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते हैं घटते हैं, वो चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है। हीट पंप देखिए, हीट पंप एक रेफ्रिजरेटर की तरह कार्य करता है, लेकिन यह एक ठंडे शरीर कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। यह कार्य रिवर्स रेफ्रिजरेशन प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका उपयोग दोनों हीटिंग कूलिंग के लिए किया जाता है।
जब यह हीटिंग मोड में होता है तो ऊष्मा को खींचकर घर के अंदर स्थानांतरित करता है। कार्य देखिए इसका, हीट पंप गर्मी को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर स्थानांतरित करता है। सर्दियों में गर्मी प्रदान करने और गर्मियों में ठंडक देने में सहायक होता है। हीटिंग मोड रेफ्रिजरेंट को गर्म शरीर से ठंडे शरीर की ओर स्थानांतरित करने का कार्य, और कूलिंग मोड में ठंडे शरीर से गर्म शरीर की ओर ऊष्मा स्थानांतरित करता है। सीओपी का मतलब है कि अधिक ऊर्जा दक्षता। सीओपी ज़्यादा होगी तो इफिशियंसी ज़्यादा होगी। सीओपी है हीट पंप द्वारा दी गई गर्मी, हीट हो गया, डिवाइड बाई कंप्रेसर द्वारा खपत ऊर्जा, वर्क हो गया। अभी आपको टॉपिक दिया गया है सीओपी, ऑलरेडी ऊपर भी हमने देख लिया, फिर से एक बार देख लेते हैं। सीओपी एक स्टैंडर्ड है, मानक है, जिसका उपयोग शीतलन प्रणाली और हीट पंप की दक्षता को मापने के लिए किया जाता है। यह प्रणाली की कार्य दक्षता को मापने का एक तरीका है, इफिशियंसी को मेजर करने का एक तरीका है, जिसमें कूलिंग या हीटिंग के प्रभाव और काम के बीच का अनुपात होता है। सीओपी का मतलब है कितनी गर्मी या ठंडक को एक सिस्टम द्वारा एक यूनिट ऊर्जा पैदा करने में किया जाता है। सीओपी इक्वल टू कूलिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। फॉर रेफ्रिजरेटर के केस में हो गया, और हीट पंप के केस में होगा कूलिंग इफेक्ट, जो हीट की जगह आपका हीट रिमूवल हो जाएगा, हीट रिमूव्ड डिवाइड बाई वर्क डन फॉर हीट पंप। सीओपी ग्रेटर देन 1 रहता है, इसका मतलब है कि प्रणाली कार्य करने के लिए जितनी ऊर्जा का उपयोग करती है उससे अधिक शीतलन या ऊष्मा प्रदान की जाती है। हीट पंप के लिए सीओपी देखिए, हीट डिलीवर्ड Q2 डिवाइड बाई वर्क डन, और इनके मान देखिए 3 से 6 आपका रेफ्रिजरेटर के लिए, हीट पंप के लिए 4 to 7। हीट पंप की इफिशियंसी रेफ्रिजरेटर के केस में उसके कंपेयर में ज़्यादा रहती है। ठीक है, अभी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिया गया है, इसका डायग्राम आपको सेल्फ नोट्स में दिया गया है, और उसमें एरो मार्क करके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं साथ में। उसको अभी ये कंप्लीट करके एक बार देखेंगे, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थ्योरी फॉर्म में देखते पहले। वाष्प संपीड़न शीतलन प्रणाली में वाष्प को संपीड़ित कर उच्च दबाव में बदला जाता है, फिर उसे कंडेंसर में पुनः वाष्पित किया जाता है। इस प्रणाली में विभिन्न शीतलकों, रेफ्रिजरेंट, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रेयान 12, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। यह प्रणाली घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक शीतलन और एसी जैसे अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। इसके 4 घटक सिमिलर है, अभी जो देखा था, कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर और इवोपरेटर। एक्सपेंशन वाल्व होगा इसमें रिसीवर के साथ साथ। ठीक है, वो आप नोट डाउन कर ले। मुख्य घटक में देखिए आपका कंप्रेसर, कार्य क्या होता है, कंप्रेसर में कम दबाव और गैसीय रेफ्रिजरेंट को, इसका इन होता है कम दबाव और गैस फॉर्म में रेफ्रिजरेंट, इसको उच्च दबाव में कंप्रेस किया जाता है और उसे कंप्रेसर से कंडेंसर तक भेजा जाता है। प्रक्रिया, इस चरण में रेफ्रिजरेंट का तापमान और दबाव बढ़ता है। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है। कंडेंसर में देखिए, कंडेंसर का कार्य क्या होता है, कंडेंसर में उच्च दबाव वाला गैसीय रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर तरल रूप में परिवर्तित होता है, और इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेंट को की ऊष्मा को वातावरण या ठंडे जल को दे देता है। प्रक्रिया यहाँ पे रेफ्रिजरेंट के तापमान को घटाकर इसे लिक्विड रूप में, तरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें क्या क्या रहता है, डी सुपर हीटिंग होता है, कंडेंसेशन और सब कूलिंग। डी सुपर हीटिंग में अतितापित वाष्प को संतृप्त वाष्प में बदलना, कंडेंसेशन में संतृप्त वाष्प को तरल में बदलना, और सब कूलिंग में संतृप्त तरल के तापमान को और कम करना। ये स्टेप्स हो गया कंडेंसर के अंदर। ठीक है, रिसीवर क्या होता है, कंडेंसर से निकलने के बाद तरल शीतलन को रिसीवर में संग्रहित किया जाता है। रिसीवर शीतलन को फिर एक्सपेंशन वाल्व तक भेजता है, जहां उसकी दबाव और तापमान कम किया जाता है। एक्सपेंशन वाल्व में या थ्रोटल वाल्व भी लिखा रहता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होता है, दबाव और तापमान कम होता है, रेफ्रिजरेंट का दबाव और तापमान कम होता है। एक्सपेंशन वाल्व कार्य, विस्तार वाल्व उच्च दबाव वाले तरल रेफ्रिजरेंट को कम दबाव में परिवर्तित करता है, और एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। प्रक्रिया, वाल्व के द्वारा रेफ्रिजरेंट को दबाव कम हो जाता है, जिससे उसका तापमान भी कम हो जाता है। यहाँ रेफ्रिजरेंट का कुछ भाग वाष्प में बदलता है।
तो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है आपको एक्सपेंशन वाल्व थ्रोटल वाल्व में क्या होता है। रेफ्रिजरेंट आपका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ें कम होती है और पार्शियली कुछ पार्ट उसका वाष्प में भी बदलता है, लिक्विड और वाष्प मिक्सचर निकलता है इससे। इवेपोरेटर में कम दबाव वाला तरल रेफ्रिजरेंट वाष्पीकृत होता है, यहाँ कंप्लीटली आपका वाष्पीकृत हो जाता है जिससे शीतलन प्रक्रिया होती है। रेफ्रिजरेंट वातावरण में ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रोसेस देखिए इसमें, यह चरण ठंडा करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे एयर कंडीशनर या फ्रिज में वाष्पीकरण के स्टेप देखिए, इवेपोरेशन होता है और सुपर हीटिंग, दो चीज होता है। इवेपोरेशन में तरल रेफ्रिजरेंट को वाष्प में बदलना और संतृप्त सुपर हीटिंग में आपका संतृप्त वाष्प रेफ्रिजरेंट का और अधिक ऊष्मा अवशोषित करना, जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा। वेपर कंप्रेशन साइकिल देखिए, इसमें चार मुख्य भाग होते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस, वही चारों जो आपके मुख्य घटक है, उनमें क्या क्या होता है वो देखेंगे इसमें। कंप्रेशन प्रोसेस में रेफ्रिजरेंट गैस के रूप में इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आता है और कंप्रेसर इसे संपीड़ित कंप्रेस करेगा। इसका तापमान, दबाव और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ता है। कंप्रेसर से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट उच्च हाई प्रेशर और गैसीय रूप में होता है। कंडेंसेशन में देखिए, उच्च दबाव वाले गैसीय रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में भेजा जाता है, कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का ताप लगभग 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। यहाँ पे ये अपनी लेटेंट हीट छोड़ता है। तो आपको लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट ऑलरेडी आपको बताया गया है। कंडेंसर में यह रेफ्रिजरेंट ठंडा होता है और तरल रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेंट वातावरण से ऊष्मक होता है और कंडेंसर से तरल रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। एक्सपेंशन वाल्व देखिए, तरल रेफ्रिजरेंट अब विस्तार वाल्व से एक्सपेंशन वाल्व से गुजरता है जहां उसका दबाव और तापमान कम हो जाता है। विस्तार वाल्व पर रेफ्रिजरेंट का दबाव लगभग 2 से 4 बार होता है। यह प्रक्रिया रेफ्रिजरेंट के तापमान को लगभग -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देती है। टेम्परेचर कम हो गया इसका। इस प्रक्रिया के बाद रेफ्रिजरेंट एक तरल और वाष्प के मिश्रण में बदल जाता है। इसका भी डायग्राम हम सेल्फ नोट से इसके साथ ड्रॉ कर लगे या अभी नीचे देखेंगे। सिमिलर चीज़ें जो लिखी हुई है इसी को पीवी या टीएस डायग्राम में ड्रॉ किया गया है। इवेपोरेशन चरण में देखिए, आपका कम प्रेशर और कम तापमान वाला रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में पहुंचता है। इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का तापमान -10 to -40 तक होता है। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट वाष्पीकृत होता है और वातावरण से ऊष्मा अवशोषित करता है। इसके परिणाम स्वरूप शीतलन प्रक्रिया होती है, जैसे एसी या रेफ्रिजरेटर। महत्वपूर्ण टेक्निकल इक्वेशंस दिया गया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका H1 - H2, तो विभिन्न बिंदुओं पे एंथैल्पी मान हो गया। COP का फॉर्मूला ऑलरेडी देख लिया आपका, QL/W होगा। कूलिंग इफेक्ट H1 - H4, H2 - H1 और COP रेफ्रिजरेशन हीट पंप ऑलरेडी सिमिलर सेम है, वर्क डन भी सेम है। कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट एंट्रोपी पे होता है ये। प्रेशर और टेम्परेचर में इसमें चेंजेस होते हैं। अभी डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट और उनके एप्लीकेशंस देखिए। रेफ्रिजरेशन का चयन देखिए उसके फिजिकल और केमिकल गुणों के आधार पे किया जाता है, जैसे उनकी बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट, उसमें कितना विषैलापन है, ये सारी चीज़ें देखते हुए उनका सिलेक्शन होता है। और रेफ्रिजरेंट का उपयोग आपका शीतलन प्रणालियों में किया जाता है। ये हीट को अवशोषित करते हैं और छोड़ते हैं। इसको सिलेक्शन देखिए कैसे दिया गया है। हीटिंग कैपेसिटी देखते हैं उसका, बॉइलिंग पॉइंट और ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, ओजोन पे क्या इफेक्ट होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये चारों चीज़ें हम देखेंगे, इसको वन बाय वन देखिए। रेफ्रिजरेंट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में आपका एग्जाम्पल हो गया R12
इसके प्रॉपर्टीज़ सभी की काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहाँ यूज़ होता है और इसका ओजोन या ग्रीन हाउस जो है उस पर क्या इफेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इसका R12 हो गया। गुण में आपका लो टॉक्सिटी, नॉन फ्लेमेबल और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका कहाँ यूज होता है, तो पुराने जो घरेलू रेफ्रिजरेटर और एसी में इसका उपयोग किया जाता था। और ओजोन परत पर प्रभाव पड़ता है, जिससे इनका उपयोग कम हो गया है अभी। बॉइलिंग पॉइंट -29 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट आपका 159 kJ/kg एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। HCFCs देखिए, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में प्रमुख इसका एग्जांपल R22। गुण देखिए, लो टॉक्सिसिटी, नॉन फ्लेमेबल, ओजोन डिप्लीसेशन, ओजोन परत को प्रभाव जो करता है डिप्लीशन इसका कम होता है, लेकिन फिर भी यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, लेकिन CFC के कंपेयर में कम होता है। इसका उपयोग पुराने एसी सिस्टम, घरेलू और व्यावसायिक एसी में और छोटे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। बॉइलिंग पॉइंट -40.8 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट 250 kJ/kg एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। HFCs देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसमें R134A। इसका गुण देखिए, ओजोन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ग्रीन हाउस पे कम इफेक्ट पड़ता है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। आधुनिक वाहन, एसी, घरेलू रेफ्रिजरेटर और औद्योगिक शीतलन प्रणालियों में इसका उपयोग किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट -26.3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट 227 kJ/kg एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सभी के सिमिलर पॉइंट लिखे गए हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इनसे कोई भी रेफ्रिजरेंट का नाम देके उससे रिलेटेड उसके गुण या उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। नेचुरल में देखिए, R290 प्रोपेन, R600A आइसोब्यूटेन और R744 CO2। गुण इसका नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल और मिडली फ्लेमेबल, नेचुरल और इको फ्रेंडली होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है, न्यूट्रल लिखा गया है इसमें, काफ़ी कम होता है, इनका होता है बट कम होता है। अनुप्रयोग इसका घरेलू और छोटे वाणिज्यिक शीतलन प्रणालियाँ। CO2 का उपयोग नवीनतम तकनीक में, जैसे सुपरमार्केट कूलिंग, वाहनों में और विशेष रूप से बड़े वाणिज्यिक शीतलक प्रणालियों में, जैसे ड्राई आइस के रूप में CO2 का, ड्राई आइस के बारे में पूछा जाता है तो CO2 का यूज होगा। CO2 आपका R744, इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है -78.3 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपेन का आपका -42 और लेटेंट हीट है 396 kJ/kg एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। अमोनिया प्राकृतिक और सस्ता होता है, उच्च तापमान पर अच्छा कार्य करता है, उच्च कूलिंग दक्षता, विषैलापन ज़्यादा होता है, जहरीला, टॉक्सिटी ज़्यादा होती है और फ्लेमेबल होता है। अनुप्रयोग इसका खास करके वाणिज्यिक शीतलन प्रणालियों में इसका उपयोग होता है, जहां उच्च दक्षता की आवश्यकता होती है। बॉइलिंग पॉइंट -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड, लेटेंट हीट इसकी ज़्यादा होती है 1360 kJ/kg -15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाइड्रोजन हल्की गैस होती है और अमोनिया के अवशोषण के लिए इस्तेमाल की जाती है। पानी भी नेचुरल हो गया। लो कॉस्ट होती है, उत्कृष्ट ऊष्मा संवहन, नॉन टॉक्सिक होता है, सर्वसाधारण के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, इसका भी रेफ्रिजरेंट के रूप में उपयोग होता है। अनुप्रयोग कम तापमान वाले शीतलन प्रणालियाँ, लिथियम ब्रोमाइड अवशोषण प्रणाली में पानी को रेफ्रिजरेंट एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट देख ले, सिमिलर चीज़ें आपकी रिपीट की गई है। रेफ्रिजरेंट का सिलेक्शन उसका भौतिक और रासायनिक गुणों, उपयोगिता, पर्यावरणीय प्रभाव पर निर्भर करता है। CFCs और HCFCs जैसे रेफ्रिजरेंट का उपयोग अब कम हो गया है क्योंकि इनसे ओजोन परत का नुकसान होता है, जबकि HFC, CO2 प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट जैसे प्रोपेन और अमोनिया पर्यावरणीय दृष्टिकोण से बेहतर विकल्प बन चुके हैं। इनका उपयोग एज कम्पेयर टू CFC, HCFC के कंपेयर में इनका उपयोग आजकल हो रहा है। और CO2 और अमोनिया बड़े औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है, जबकि R134A और R600A जैसे रेफ्रिजरेंट घरेलू और
छोटे व्यावसायिक प्रणालियों में उपयोग किया जाता है। सिंपल एमसीक्यूज देखिए, 1 टन रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है? 1 टन रेफ्रिजरेंट इक्वल टू होता है आपका 232.6 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, सिमिलर आपका एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो आपको ऊपर ऑलरेडी बताया गया है। आपको सीओपी निकालना है, तो हीट डिवाइड बाई वर्क हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू रेफ्रिजरेंट में आमतौर पर किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट का उपयोग किया जाता है जिससे ओजोन क्षरण क्षमता शून्य होती है? तो इसका राइट आंसर HFCs हो जाएगा, क्योंकि CFCs और SCFCs में ओजोन परत पे इफेक्ट पड़ता है। अभी बताया गया था। रिवर्स जूल साइकिल इज आल्सो नोन एज फॉर बेल कोलेमन साइकिल, जिसपे आपका वेपर ये एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करती है, और मॉडिफाइड वर्जन है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का ये। हीट पंप में सीओपी किसके बराबर होती है? तो इसमें Q1 डिवाइड बाई W, मतलब Q आपको क्लियर होना चाहिए, 1 हो 2 हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हीट जो रिमूव होती है कोल्ड बॉडी से, द हीट डिलीवर्ड टू हॉट बॉडी डिवाइड बाई वर्क। बी राइट आंसर हो गया इसका। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता है, शून्य होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट नहीं, शून्य होता ही नहीं है एडियाबैटिक में। एनटीपी टेम्परेचर पूछा गया है आपका, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक है। 8 देखिए, विच कंपोनेंट ऑफ एन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज टू कंप्रेस एटमॉस्फेरिक एयर? तो कंप्रेसर में होगा, प्रेशर कम हो जाता है इसमें, साथ ही साथ टेम्परेचर भी कम होता है। हीट पंप का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? तो हीटिंग और कूलिंग बोथ हो जाएगा आपका राइट। वाष्प संपीड़न शीतलन प्रणाली का कौन सा घटक शीतलन प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ये इवेपोरेटर में होता है, जहाँ पे टेम्परेचर और वाष्पीकृत हो जाता है कंप्लीटली रेफ्रिजरेंट आपका। 11 नंबर देखिए, इन वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंप्रेसर? क्या करता है? तो कंप्रेसर क्या करता है कि कंप्रेस करेगा लो प्रेशर गैसीय रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर पे। इसमें लो प्रेशर गैसीय रेफ्रिजरेंट आता है जिसको हाई प्रेशर पे कन्वर्ट करेगा, कंप्रेस करेगा। 12 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट इन कंडेंसर ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल? तो इसमें कंडेंसर में पूछा गया है, तो 3 प्रोसेस आपको बताया गया था, तो उसमें सेंसिबल हीट भी ड्रॉप करता है और लेटेंट हीट दोनों। कंप्रेसर में प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, साथ साथ उसका फेज भी चेंज होता है। ठीक है। 13 देखिए, विस्तार एक्सपेंशन वाल्व, विस्तार वाल्व में वाष्प संपीड़न चक्र के दौरान रेफ्रिजरेंट की कौन सी थर्मोडायनेमिक संपत्ति स्थिर रहती है? तो आपका एक्सपेंशन वाल्व कांस्टेंट एंथैल्पी रहेगा इसमें। एडियाबैटिक प्रोसेस कांस्टेंट एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फोर्टीन देखिए, यदि एक वाष्प संपीड़न शीतलन प्रणाली में सुपर हीटिंग बहुत अधिक है तो इसका प्रणाली में सीओपी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सुपर हीटिंग ज़्यादा होती है तो सीओपी कम होगा। अत्यधिक सुपर एक्सप्लेनेशन देखिए आप, अत्यधिक सुपर हीटिंग का मतलब है कि इवेपोरेटर से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट संतृप्त वाष्प अवस्था से बहुत अधिक तापमान पर गर्म हो गया है। इसके लिए अधिक ऊष्मा अवशोषण की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे कंप्रेसर द्वारा किया गया कार्य भी बढ़ जाता है। कार्य बढ़ेगा तो हीट डिवाइड बाई वर्क होता है, कार्य बढ़ेगा तो आपका सीओपी कम हो जाएगा। ठीक है। 15 देखिए, सीओपी किसके बराबर होता है? वाष्प संपीड़न शीतलन प्रणाली का सीओपी, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई वर्क हो गया, फॉर्मूला है डायरेक्टली। और निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार पूछा गया है? तो इसका अभी उपयोग धीरे धीरे समाप्त हो गया है, तो इसमें आपको बताया गया था CFC और SCFC
तो उसमें आपका R22 HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स से रिलेटेड हो गया ये। तो इसका ओजोन परत पे इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्लोरीन रहता है जो कि इसको ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। 17 देखिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब कूलिंग इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो सब कूलिंग से आपका सीओपी कम होता है, कंप्रेसर का कार्य बढ़ता है, शीतलन प्रभाव बढ़ जाता है, विस्तार वाल्व में दबाव बढ़ जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा आपका सब कूलिंग से। इवेपोरेटर में ये होता है। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट है जिसका उपयोग बड़े वाणिज्यिक शीतलन प्रणालियों में किया जाता है और यह टॉक्सिक और फ्लेमेबल भी होता है। तो अमोनिया है जिसका उपयोग आपका सस्ता रहता है ये, बट इसका फ्लेमेबल होता है, टॉक्सिक होता है और बड़े वाणिज्यिक शीतलन प्रणालियों में इसका उपयोग किया जाता है। 19 देखिए, वेपर कंप्रेशन साइकिल, व्हाट इज कंसिडर्ड द आइडियल प्रोसेस इन कंप्रेसर। आदर्श प्रक्रिया में क्या माना जाता है, आइसेंट्रोपिकली होना, न हीट एडिशन होगा, रिजेक्शन होगा, बट एक्चुअल में होता है। 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस रेफ्रिजरेंट में शून्य ओजोन क्षरण क्षमता है। इसका राइट आंसर, और इसका उपयोग आधुनिक वाहन एसी सिस्टम में किया जाता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं 134A हो जाएगा आर। इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स, जो प्रोडक्शन वर्कशॉप से रिलेटेड पार्ट्स बच गया था वो देखेंगे, ठीक है, वो लास्ट पार्ट रहेगा। और इसके साथ देखिए इसके सेल्फ नोट्स ऐड किए गए हैं। सिमिलर चीज़ें हैं, अगर कोई न्यू पॉइंट है, डायग्राम है, तो आप उसके साथ इससे ऐड कर लें। और मेन पॉइंट या तो सर्किल किए गए हैं या अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, या जिग जैग वे में अंडरलाइन किया हुआ है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ये देखिए, 1 टन रेफ्रिजरेशन इक्वल टू 232 किलो जूल पर मिनट, और एक्चुअल प्रैक्टिस में 210 किलो जूल पर मिनट या 3.5 किलोवाट ये हो गया। सीओपी ऑलरेडी देख लिया आपने। सीओपी में एक पॉइंट और नोट कर लें आप, ये सीओपी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो इफिशिएंसी हीट इंजन का बढ़ेगा तो सीओपी कम होगा, सीओपी बढ़ेगा तो इफिशिएंसी कम होगा। और रिलेटिव सीओपी एक्चुअल सीओपी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल सीओपी, ये दोनों आप उसमें ऐड कर ले नोट। रिवर्स कार्नोट साइकिल पे वर्क करता है एयर रेफ्रिजरेटर वर्किंग और रिवर्स कार्नोट साइकिल, तो उसको ड्रॉ किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बुलेट लगा के लिखे हुए हैं ये। हीट इंजन वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल एज द हाईएस्ट पॉसिबल इफिशिएंसी, बट actually not possible to make heat engine working on the Carnot cycle. Similarly, it is not possible to make an engine working on the reverse Carnot cycle. जिस प्रकार 100% इफिशियंसी अचीव करना पॉसिबल नहीं है, कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में, उसी प्रकार रिवर्स कार्नोट साइकिल भी एक्चुअल में पॉसिबल। वर्किंग मीडियम, इसमें एयर रेफ्रिजरेटर सिस्टम में एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ किया जाता है। और इसमें देखिए आपका पीवी और टीएस डायग्राम, दो कांस्टेंट टेम्परेचर डायग्राम है और दो आइसेंट्रोपिक डायग्राम है। दो आइसोथर्मल हो गए कांस्टेंट टेम्परेचर, जिनमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। और दो आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है जिसमें आपका एंट्रोपी चेंज नहीं हो रहा है, उसी का पीवी डायग्राम यहाँ दिखा गया है। ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गए और ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। ये आपका रिवर्स ब्रेटन रिवर्स जूल साइकिल हो गया, या इसे बेल कोलेमान साइकिल भी बोलते हैं। इसमें आपका दो कांस्टेंट प्रेशर हो गया और दो आइसेंट्रोपिक, तो इसे कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। और सिमिलर चीज़ें इसमें देखिए 2312 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन
कंप्रेसर में जो होती है, ये कंप्रेसर का हो गया, फिर इवेपोरेटर का हो गया, कंडेंसर नहीं, एक्सपेंशन वाल्व, देन कंडेंसर। ये प्रोसेस चारों लिखे गए हैं इसमें। ऑलरेडी आपको कंडेंसेशन, इवेपोरेटर, एक्सपेंशन वाल्व और कंडेंसर के रूप में बता दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप जरूर ड्रॉ कर लें। वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर सिस्टम। रेफ्रिजरेंट आपको बताया अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, फेरोन 12 यूज होता है। ये डायग्राम आप बना लें। कंप्रेसर में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ टिक लगाया गया है। ये कंप्रेसर हो गया। कंप्रेसर में देखिए लो प्रेशर का वेपर इंटर करेगा और इसमें आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होने के बाद हाई प्रेशर का वेपर फॉर्म में आपको प्राप्त होगा, जिसे हम कंडेंसर में भेजते हैं। कंडेंसर में आपका देखिए हीट क्यूआर, यहाँ क्यूआर हीट रिजेक्शन होता है और हाई प्रेशर का वेपर जो है, हाई प्रेशर लिक्विड वेपर और मिक्सचर के फॉर्म में प्राप्त होता है, जिसे हम रिसीवर में भेज दिए। रिसीवर से हाई प्रेशर लिक्विड जो एक्सपेंशन वाल्व में इंटर करता है, ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है यहाँ पे, और लो प्रेशर लिक्विड और वेपर मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे इवेपोरेटर में भेजते हैं। इवेपोरेटर से आपको हीट एडिशन होगा इवेपोरेटर में, और लो प्रेशर वेपर फॉर्म में आपका जो लिक्विड और वेपर का मिक्सचर था, ओनली यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये प्रक्रिया रिपीट होती रहेगी और इससे श्योर है कि क्वेश्चन आता ही आता है आपका, हर बार पूछा जाता है इसमें से कि कंप्रेशन के इनलेट में आपका लो प्रेशर वेपर हुआ तो आउटर पे आपको क्या प्राप्त होगा। ठीक है, और कांस्टेंट एंट्रोपी पे होता है प्रोसेस ये, इसमें हीट एडिशन होता है, रिजेक्शन होता है, किस फॉर्म में आपका रेफ्रिजरेंट इन करता है और आउट होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और हिंदी में इसको ऑलरेडी ऊपर बता दिया गया है। सिमिलर चीज़ें यहाँ पे रिपीट लिख की गई है। आप भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे ये सभी में लिखा गया है। कंप्रेसर में क्या होता है, लो प्रेशर टेम्परेचर का वेपर इन होता है और आउट में आपका हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर निकलता है। कंडेंसर में क्या होता है, जो हाई प्रेशर टेम्परेचर वेपर को कंडेंसर में भेजा गया यहाँ से, तो हाई प्रेशर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर हो जाएगा। इसको आपने रिसीवर में, तो हाई प्रेशर लिक्विड, देन आगे देखिए, इसके बाद आपका एक्सपेंशन वाल्व से आपका लो टेम्परेचर प्रेशर लिक्विड मिक्सचर, देन इवेपोरेटर से लो टेम्परेचर प्रेशर का वेपर। तो ये चीज़ें आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है। ठीक है, सिमिलर है वेपर कंप्रेशन साइकिल, जो हमने देखा वही सब चीज़ें नोट डाउन की गई है। कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, कंडेंसेशन, एक्सपेंशन और थ्रोटलिंग इवेपोरेशन, चारों प्रोसेस सिमिलर है। ठीक है, इसको डायग्राम टीएस एंड पीवी पे ड्रॉ किया गया। देखिए कंडेंस 1 to 2 देखिए आपका कंप्रेसर हो गया, कंप्रेशन होगा। 2 to 3 कंडेंसर हो गया, देन आपका इवेपोरेटर हो गया। ये सारी चीज़ें 1 by 1 नोट डाउन की गई है। अगर कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो नीचे जो चीज़ें लिखी गई है उसको रिफ़र कर सकता है। रेफ्रिजरेंट गुड प्रॉपर्टीज़ लिखी गई है सबसे पहले, देन कुछ इंपॉर्टेंट रेफ्रिजरेंट के स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं, और कलर भी इनका देख ले, कलर उसमें नहीं ऐड किया गया था। कलर इससे आप नोट डाउन कर लें, कभी कभी पूछा गया है ये कलर भी। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट में हम देखेंगे जो बैलेंस पार्ट बच गया था टूल्स से रिलेटेड, और जल्दी जल्दी करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की जा पा रही हैं, तो आप इसको रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में। हैव ए नाइस